थी। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आपको बोले थे कि आप बताएंगे, क्योंकि हम तो ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट को लेके चलते हैं। आपका पसंद मेरा पसंद, आपको जो पढ़ने का मन होगा वो पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स लिखा है, तो उसके बेसिस पे सारे का एक मत था डिटर्मिनेंट्स का। तो मुझे भी ये ठीक लगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक ऐसा 12th के लिए चैप्टर है और IIT JEE के लिए जिससे प्रॉब्लम बनता है। 12th में ये इजी ही रहेगा और JEE में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको आराम से बनेगा, क्योंकि हम तो ऐसा पढ़ाएंगे कि बनना ही बनना है। आपको सिर्फ ढंग से पूरा वीडियो लेक्चर देखना है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, ठीक है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि सर शुरू से लेकर अंत तक सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एकदम मतलब अमृत की तरह इतना अच्छा लगा कि वो घटघटा के सब पी गए। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुशी होता है कि अगर स्टूडेंट्स को अगर कोई टॉपिक अगर कोई टीचर बताए तो अच्छा लगे, तो इससे बड़ा बात क्या होता है। अगर हम लोग का तो जीवन, मेरा तो जीवन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। हम तो दिन रात स्टूडेंट्स के लिए ही सोचते हैं कि कैसे उसमें बेहतर काम किया जाए, कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक और अपने जिंदगी में शिखर तक पहुंचने में मेरा क्या योगदान रहेगा, ये हम बराबर सोचते रहते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स और एक मैट्राइसेस है, ठीक है। तो मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर 7 में आता है, तो NCERT से लेके सारा जो भी बुक है उसमें मैट्राइसेस पहले दिया हुआ है। तो पहले और बाद से मतलब नहीं है, पढ़ना तो सब है। अगर हम मैट्राइसेस को अगर शुरू करते तो उसमें क्या होता है कि बीच में आपको स्टॉप करके डिटर्मिनेंट बताना पड़ता है। बिकॉज डिटर्मिनेंट बताने का रीजन है कि उसमें एडजॉइंट निकालने के लिए जब आएगा मैट्राइसेस में तो फिर वो दिक्कत होगा। मतलब मैट्राइसेस जो चैप्टर है, बहुत लोग मैट्रिसेस बोलते हैं, गलत है। मैट्राइसेस जो चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट पे डिपेंडेंट होगा। शुरुआत में तो नहीं होगा, लेकिन जब उसमें धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आ जाएगा इसका यूज। तो बीच में उसको स्टॉप करके इसको पढ़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर मैट्राइसेस शुरू करेंगे। इससे अच्छा क्यों ना कि डिटर्मिनेंट ही पहले खत्म कर दिया जाए, और ये खत्म होते होते आपका लॉकडाउन भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज ओपन तो हो गया है, लॉकडाउन भी ओपन हो जाएगा। मतलब इससे पहले, ये खत्म होने से पहले ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो इसमें 2 चैप्टर है एक तरह से डिटर्मिनेंट के अंदर। एक तो डिटर्मिनेंट है जिसमें इसके प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रॉब्लम को बनाते हैं, और इसी से रिलेटेड जो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना बाय डिटर्मिनेंट्स मेथड या बाय क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सोल्व करते हैं। क्रैमर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिटर्मिनेंट्स का यूज किया प्रॉब्लम को, ये इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो इस तरह से कहने का मतलब इसमें 2 चैप्टर होगा। तो आपको पहले ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होगा और प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स से। तो पहले डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं, तो पहले इसे समझा देते हैं, ठीक है। आपका हम बेसिक नॉलेज सब दे दिए, फिर भी समझने के लिए थोड़ा मैट्रिक्स को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स कुछ और नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी एक्सप्रेशंस या नंबर को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन या नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब जितना स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके साथ ही डिटर्मिनेंट, उसी का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होगा, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, किसी का भी डिटर्मिनेंट आप नहीं निकाल सकते। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल
नहीं है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रहा उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहोगे तो नहीं, है ना। हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स का एक्चुअल रिजल्ट नहीं होता है। आप देखते थे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है। अगर दो मैट्रिक्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो उसका एडिशन भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही दिखेगा, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रहा है तो अब बच्चों को या किसी को भी लगता है कि यार ये रिजल्ट क्या है। रिजल्ट मतलब कुछ नंबर वगैरह ऐसे कैलकुलेट करके जो हम लोग प्राप्त करते हैं वैसा उसमें नहीं दिखता है। तो इसलिए डिटरमिनेंट एग्जैक्ट उसका कैलकुलेशन आएगा, नंबर आएगा। ये नंबर जो होगा डिटरमिनेंट वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का रिजल्ट जो होगा वो डिपेंड करता है। अगर नंबर में इसका ये एलिमेंट्स दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट नंबर में आएगा, चाहे निगेटिव या एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। एक्स वाई के टर्म में अगर दिया हुआ है तो रिजल्ट में भी एक्स वाई के टर्म में आ सकता है, एक्सप्रेशन के टर्म में आ सकता है। तो ये इस तरह से डिटरमिनेंट का समझने के लिए ये मतलब काफी है। ठीक है, नंबर्स या एक्सप्रेशन को अगर स्क्वायर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है ना। तो बहुत सा टीचर का आप अगर देखेंगे सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि नंबर को स्क्वायर फॉर्म में सजा दो तो वो डिटरमिनेंट होगा। कोई जरूरी नंबर नहीं, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो आप ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि टू एन एक्सप्रेशन या नंबर दिस इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। इट्स डिटरमिनेंट मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किसका, जब भी डिटरमिनेंट पूछा जाएगा तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, है ना। जैसे होता है, जैसे है माधुरी दीक्षित, तो माधुरी दीक्षित किसकी बीवी, किसी की बीवी होगी, है ना, तो उसकी बीवी। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, उस टाइप से मतलब डिटरमिनेंट्स। कहने का मतलब डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या, डिटरमिनेंट्स मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, जब भी होगा तो मैट्रिक्स ही होगा, उसी का डिटरमिनेंट होगा और वो भी स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एक्सप्रेशन या नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। जैसे इफ ए, और इसको हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे आई जे एलिमेंट्स को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर n मान लेते हैं, then determinant of A is denoted by, इससे डिनोट कीजिए या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटरमिनेंट A ऐसे शॉर्ट में ये। बहुत बार ऐसे डेल्टा से भी अगर एक ही मैट्रिक्स का बात हो रहा है, 2-3 मैट्रिक्स का बात होगा तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्पष्ट नहीं होगा तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ये
तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर एन, ऑर्डर कुछ भी रहे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट करते हैं या ऐसे लिखिए, जिसका आप जिस मैट्रिक्स का, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट लीजिए, नहीं लीजिए DET डॉट ए भी लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नोट में ये समझना है, देखो ये है ना, तो नोट में ये समझना है, if A is a square matrix, then इतना is, जहां मैट्रिक्स वर्ड आ गया और इसमें ऐसे मॉडुलस टाइप का ही साइन होता है, लेकिन होता मॉडुलस नहीं है, आपका सिंबल जो लगेगा ये इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। कहने का मतलब ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, जिन जो बेसिक में भी कुछ नहीं अगर डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ो। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स वर्ड आ गया, तो इसका ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में अगर रखेंगे तो ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, ना कि मॉडुलस ए पढ़ेंगे इसको, ये मॉडुलस ए नहीं है, क्योंकि यहाँ ए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर नहीं ना है कि उसके अंदर ऐसे रहेगा तो उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो इसीलिए ये डिटरमिनेंट कहलाएगा ओवरऑल, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर, समझ में आया? मॉडुलस ऑफ ए कहलाने के लिए ए को क्या होना चाहिए, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, तब ना वो मॉडुलस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा तो है नहीं, यहाँ पे तो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बोल रहे हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर ऐसे मतलब इसका डिनोट करने का मॉडुलस के जैसा ही लगेगा, दिखेगा ऐसा ही, लेकिन है ये डिटरमिनेंट। इसमें हम इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं ऐसा मॉडुलस डिटरमिनेंट निकालने के लिए आ गया और रिजल्ट -2 आता है तो उसको +2 लिख दीजिएगा, नहीं, -2 अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है तो -2 ही होगा आंसर, क्योंकि ये मॉडुलस तो है नहीं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो समझो थोड़ा सा कि जैसे कोई मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं, इफ एग्जांपल में इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ये 1 2, ये 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। तो हम 3 ऑर्डर का लेके चल रहे हैं, समझने में आसान होगा, 2 ऑर्डर का लीजिए, 3 ऑर्डर का लीजिए या 4 ऑर्डर का। आपका जो सिलेबस जो है वो 3 ऑर्डर तक ही है, 4th ऑर्डर का कभी कभी आता है। सब जितना भी ऑर्डर का रहेगा ना उसको करना क्या है, 3 ऑर्डर को इलिमिनेट करके 2 ऑर्डर में बनाना रहता है। 4 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो उसको इलिमिनेट करके 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाता है, तो ऐसे करके वो सोल्व किया जाता है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिखाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल होगा, ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रू बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम इधर से, ठीक है, ऊपर से, और ये जो होगा ये R2 होगा रो, और ये जो होगा ये R3 होगा, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक है। और इधर से मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ से पहला और यहाँ से पहला, इधर से पहला कॉलम, इधर से पहला रो,
तो ये C1 हो गया ये, और ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, देख लो। ये इधर लिख देते हैं, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब इसी का डिटर्मिनेंट अगर लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा वो देखिए। अगर हम डिटर्मिनेंट लिखना चाहते हैं तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix A is, क्या होगा, ऐसे लिखिए, is given by, ऐसे ये is और फिर ये इस ये ऐसे बॉक्स में रहेगा, है ना, बड़ा बड़ा ब्रैकेट में मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट ऐसे, तो ये ऐसे लिखाएगा, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, और ये 3 1, 3 2, 3 3, ये ऐसे करके ये लिखा गया। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड था, बेसिक में हमने बता दिया था, फिर भी देखो ध्यान से, है ना। अब ये जो है ये एलिमेंट्स A11 क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ के बता देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, पहला वाला जो होगा अंक वो रो को बताता है, और जस्ट इसके बाद वाला कॉलम को बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, नोट्स में अगर हम AIJ लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे अगर हम A11 को अगर हम सोचते हैं तो ये क्या है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल में ये हम लोग ऐसे करके, अब इसको जो है, इसको जो बोला जाएगा, ये देखो, ये इधर वाला जो हुआ, जो जिसमें इक्वल नजर आ रहा है, जिसमें इक्वल रो और कॉलम इक्वल नजर आ रहा है, 1 1, 2 2, 3 3, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। ये देखो ऐसे करके इसको ऐसे, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स 3 ऑर्डर में ही आपको होगा। 3 ऑर्डर कैसे, देखो 1 2 3, 3 by 3 का है ना, तो 3 by 3 न लेके हम लोग 3 ऑर्डर बोलेंगे। 3 गो रो है, ये डिटर्मिनेंट जो है 3 by 3 का है, तो 3 by 3 ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो ये वाला और ये वाला एक समान होगा, है ना, इक्वल होगा, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। डायगोनल है ना जी, अगर स्क्वायर है तो डायगोनल बनेगा ना, तो ये डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल है, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं कि इसमें A11, A22 और A33 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। इसको ऐसे भी बोला जाता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो डायगोनल हुआ ये क्या कहलाएगा, इसके अंदर जो हुआ सब ये 1 1 2 2 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएगा। इधर हम बताते हैं, डिटर्मिनेंट हो गया, क्लियर। अब इसमें जो ये डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, एलिमेंट्स तो ये 1 1 हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल ये। अब इधर वाला को क्या बोलेंगे, इधर वाला को, ये देखो ये वाला जो है, ये इसमें फिगर में देख लीजिए, ये वाला इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड, इसको हम लोग ऑफ डायगोनल बोलते हैं, ऑफ डायगोनल, ऑफ
सेकेंडरी डायगोनल या सेकेंडरी, ये नॉलेज के लिए दे रहे हैं, इस डायगोनल का यूज नहीं है, ठीक है, इस डायगोनल का यूज नहीं है, ठीक है, लिखने भर का है लेकिन समझना जरूरी है। और ये वाला क्या कहलाएगा, ये जो होगा ये क्या कहला जाएगा, ये वाला इधर ये वाला ऐसे कर देते हैं, ये जो कि उधर लिखा हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा ये। तो प्रिंसिपल, इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, A11, A22 एंड A33 है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो A11, A22, A33, आपको यही डायगोनल से मतलब है, मतलब ऐसे वाला, इधर से ऐसे, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे एग्जांपल में अगर हम मान लो सेकेंड ऑर्डर कर लेते हैं, इफ A is a square matrix of order 2, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा 2 ऑर्डर का बनेगा, A11, 22, 12, यहां से 2, 1 और ये 2, ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट ऐसे दिखाएगा, तो इसलिए इधर इसमें लिख दीजिए, डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, ऐसा लिखाएगा, A11, A12, 21, 22, ये क्लियर। तो ये वाला क्या कहला जाएगा तुमको, ये वाला, ये जो होगा ये प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल मेन डायगोनल या मेन डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है, या मेन डायगोनल, ठीक है। और ये सेकेंडरी होगा, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी। कैसे, इसमें चाहे 2 ऑर्डर का रहे या 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहे या 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर वाला ऐसे जो होगा वही प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, इसी से आपको मतलब रहेगा। तो इस तरह से, और ये 11, ये 22 इस तरह से दिखेगा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया, नोट्स पे लिख ही दिए हैं कि Aij एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम को दर्शाएगा, बताएगा। अगर मान लो 1, 3 है तो एलिमेंट ऑफ 1 ith रो एंड 1, 3 बोले तो 3 थर्ड कॉलम हो जाएगा, इस तरह से, क्लियर। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर याद ही रखिएगा, बार बार जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स कैसे लिखाता है, ऐसे ऐसे करके इस तरह से मैट्रिक्स लिखाएगा, मैट्रिक्स का, है ना। तो डिटरमिनेंट अब निकालने का क्या मेथड है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो आप तो ये सब जानते ही है, सब सारा तो लिख ही दिए हैं कि ये वाला फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे सेकेंड में मेथड टू इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग मेथड में पढ़ेंगे कि क्या है। तो PMC 2 के अंदर और PMC 3 में देख लो, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ
ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट होता है। तो इफ A11 क्योंकि स्क्वायर एक ऑर्डर का है तो यही एक एलिमेंट्स होगा, इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, then its determinant is given by, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? या तो आप DETA लिखो या आप ये लिखो, और ये क्या होगा? ये मतलब इसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा तो ये वाला हटा देना, ये ऐसे ऐसे करके हटा देना, ऐसे ऐसे जो बचा वही इसका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, तो ये अब इसका इवैल्यूएट करने का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा वो ये 1 1 होगा। जस्ट मतलब जो डिटर्मिनेंट है, ये जो मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हुआ? ये 1 1। जो एलिमेंट्स है वही हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलते हैं, तो नेचुरल मालूम है वो ऑलरेडी। तो जैसे एग्जांपल में आप समझिए, अगर मान लो कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है -2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये कुछ और नहीं, क्या है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ये है इज इक्वल टू, जो एलिमेंट्स जो होता है, ये मत समझ लेना कि इसका मॉडुलस तो -2 का मॉडुलस 2, नहीं, ये गलत है। जो इसका रिजल्ट A11 चाहे पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव जो रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? -2। क्लियर? तो -2। सेकेंड अगर मान लो ऐसा लेते हैं A इज इक्वल टू 3, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा? 3। जस्ट जो है वो फोर्थ, अगर A इज 0 अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये ऐसा जो लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये डिटर्मिनेंट है। अब ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। ये सब जो क्या है? ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये है इस तरह से। तो 1 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट निकालने आ गया। यही मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने का। मेथड क्या है? जो एलिमेंट्स रहेगा उसी को लिख दो, क्योंकि 1 ऑर्डर का बनने का मतलब क्या होगा? 1 by 1, एक रो और एक कॉलम, और एक ही एलिमेंट्स में होगा, एक रो और एक ही कॉलम चाहिए। ठीक है, तो एक ही, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है मैट्रिक्स में, सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है। तो 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को। अब आइए PMC 4th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो ये मेथड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटेड कर रहे हैं। इवैल्यूएशन क्या आया? 3 आया, 0 आया इसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन -2। तो ये इवैल्यूएशन कैसे है? ये मेथड, इसमें कोई इंग्लिश नहीं लिखाएगा, मैथ है, सब खाली मैथ में ही लिखाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट A को, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आप ये लिखिए, चाहे ऐसे सिंबल लिखिए। क्लियर? अगर सिंगल है तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये वाला, इस तरह से ये डेल्टा भी लिखा सकता है। डिटर्मिनेंट को ही यूज करते हैं हम लोग। ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो सिंबल है डेल्टा ट्रायंगल वाला, तो इसको डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। ठीक है, तो ये भी यूज होता है। आप PMC 4 में, PMC 4 में देखो, अब लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ
स्क्वायर स्क्वायर तो होना ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अब 2 ऑर्डर का कैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट होता है उसको सीखते हैं। इफ पहले देखो, इफ ए, अब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा, A11, A12, 21, 22, ये ठीक है। ये if A is इतना is a square matrix of an order लिख लो, of order 2, ठीक है। if इतना is a square matrix of order 2, then its determinant, इसका determinant, then its determinant is given by, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये ऐसे सिंबल होगा, या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो DET ए करके लिखना होगा, ऐसे करके, है ना। तो डिटर्मिनेंट या ऐसे लिखिए सिंबल, तो अब डिटर्मिनेंट मतलब ऐसा, ए में ऐसा चढ़ जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, A11, A12, A21। ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये जो है फिगर जो दिख रहा है, ये मैट्रिक्स का है। ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे बिग ब्रैकेट के जैसा रहेगा और इसमें ऐसे आपको मॉडुलस के जैसा दिखेगा है नहीं वो, है ना। अब इसका इवैल्यूएशन का क्या तरीका है कि कैसे इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा इस डिटर्मिनेंट का, वो निकालने का तरीका। तो प्रिंसिपल क्या है जी, प्रिंसिपल वाला ये है प्रिंसिपल, ये ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इसी में प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंसिपल डायगोनल करेंगे। तो इसका रिजल्ट का नियम निकालने का जो है वो क्या है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 1 इंटू ये 2 और जो ऑफ डायगोनल है उसको घटा दीजिए, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके घटाइए। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 2 इंटू ये 2 1, ये तरीका है ये आपका, ये है मल्टीप्लाई किया हुआ है ऐसे करके। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन मैंने प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिए कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके प्रोडक्ट को डायगोनल के प्रोडक्ट कर दीजिए, मैंने गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो ये 1 1 इंटू ये 2 2 और ये वाला गुना करने के बाद उसको घटा देंगे, तो ये 1 2 माइनस ये 2 1। क्लियर। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन का तरीका सीख लिए, कैसे घटाना है। पहले ऐसे, माने इसमें जनरली काम क्या होगा, ऐसे जरा सा ऐसे कटेगा, ऐसे फिर ऐसे, आने का मतलब ऐसे फिर ऐसे, है ना, ऐसे कीजिएगा, ऐसे, है ना। तो इस तरह से ये इसका कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। एक दो एग्जांपल है, समझ में आएगा। तो ऐसे करके इवैल्यूएट, ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, इवैल्यूएट द following determinants। फर्स्ट में क्योंकि अभी 2 ऑर्डर का ही हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए 1 2 -3 4
सेकेंड का 0,156, थर्ड का cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये ठीक है। अब ये तीनों सोल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो देखिए। फर्स्ट तो अब सिंगल डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, क्योंकि मैट्रिक्स लिखा नहीं है, मैट्रिक्स का होगा बट लिखा नहीं है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, क्योंकि ए और बी तो मैट्रिक्स माना नहीं है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी ये सब कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 4 अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों बताओ, है ना, वहीं से आवाज निकालो, है ना। हाँ आवाज वहीं से निकाले, लेकिन आवाज निकालने के पहले में ऐसा नहीं है कि आगे से ना निकल के कहीं पीछे से निकल जाएगा, तो ऐसा आवाज नहीं निकालना है ना। तो इसको इवेलुएट कैसे करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल ये का एलिमेंट्स 1 और 4 है, तो इसको मिलाओ, इसको गुना करो, ठीक है। तो मिला दिया तो क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल को मिलाया तो पहले ये वाला है, ये पहला वाला है, ये फर्स्ट वाला है, और ये सेकेंड वाला डायगोनल है, ये सेकेंड वाला है। तो पहला वाला को गुना करो, तो 1 into 4 माइनस दूसरा वाला को गुना करो 2 into -3। जहां निगेटिव रहेगा इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा, गलती होने का चांसेस होगा, है ना। ये 1.4 नहीं है तो ऐसे करके लिख दो, और नहीं तो आप ऐसे करके लिखिए 1 into 4 minus 2 into -3 विच इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा 4 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 10 आंसर इसका हो गया। ये क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये 1 2 क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल 1, सेकेंडरी ये मेन डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल है, और ये सेकेंडरी वाला है। तो प्राइमरी के एलिमेंट्स को पहले गुना करके लिखते हैं, और उसके बाद इसको सेकेंडरी को गुना करते हैं एलिमेंट्स को और घटाते हैं ऐसे। सेकेंड का क्या आंसर होगा 0,156, तो 0 into 6 माइनस 1 into 5, तो ये 0 into 6 0 minus 5 is correct answer। थर्ड cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस sin थीटा दिए हुए हैं, तो इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, ये आंसर। तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप लोग देख रहे हैं कि इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से आ रहा है। मतलब डिटरमिनेंट का एक वैल्यू आएगा, एक नंबर आएगा, एक एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी डिटरमिनेंट रहेगा वो नंबर में रहेगा। देख रहे हो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी टी रेशियो में दिया है, तो एक्सप्रेशन में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट तक हम लोग समझ लिए हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।